यस यस यस, थैंक यू मच। हम टॉपिक शुरू करते हैं आज का। यश ने मुझे फोन किया था कुछ दिन पहले कि ही वांटेड टू गिव द लेक्चर ऑन द विद्याकर्म एंड इनफर्टिलिटी। बट मैंने उसको कहा कि विद्याकर्म और इनफर्टिलिटी सीधा ऐसा लेक्चर लेने के पहले जो भी नए बच्चे रहते हैं विद्याकर्म एज इट इज ऐसा हम लेक्चर लेंगे। बिकॉज मैक्सिमम लोगों को विद्याकर्म पता हो चुका है। विद्याकर्म क्या है, विद्याकर्म से क्या होता है, अग्निकर्म से क्या होता है। एक 10 साल में 6 साल में बहुत ज्यादा लेक्चर हुए हैं और आयुर्वेदिक स्नातकों तक ये बात पहुंच चुकी है कि व्हाट इज द विद्याकर्म एंड अग्निकर्म। बट अभी तक मैं देखता हूँ मेरे यहाँ पे 70-80 स्टूडेंट हर महीने सीखने को आते हैं और वो प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। कुछ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी आते हैं, लर्न करके जाते हैं। तो उनमें और जो ऑनलाइन जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं हमारी विद्याकर्मा एज इट इज सीरीज देखते हैं या कहीं लेक्चर एक दिन के लिए अटेंड करते हैं, देयर इज समथिंग मिसिंग पॉइंट। बिकॉज एवरीबडी थिंक दैट तो ट्रिक इज विद्याकर्म, कहीं पे भी सुई लगाए विद्याकर्म हो गया। और हमारे यहाँ पे जब विद्यार्थी सीखने को आता है वो एक्चुअली समझ में आता है उसको इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी एक्यूरेट प्रोसेस एंड एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट। तो आज हम इसी पे बात करेंगे विद्याकर्म एज इट इज। वेदर आबा गोप्टे सर आयुर्वेद और रिसर्च करने में माहिर थे। देखिएगा कि आयुर्वेद में ऐसी कोई बात नहीं थी कि आयुर्वेद में हम आगे जाके रिजल्ट ना दे सके, ऐसा एक भी डिसीज नहीं है या नहीं था। लेकिन स्टिल आयुर्वेद इतना पीछे है और नॉट इन मेन स्ट्रीम। जैसे कि कल की बात करता हूँ मैं कि जहांगीर हॉस्पिटल जो पुणे में है, वहाँ पे एक आईसीयू में पेशेंट है, भर्ती था। और वो लाइफ की क्रिटिकल फेज में था और हम वहाँ पे चिकित्सा करना चाहते थे। लेकिन वहाँ पे बीएमएस डॉक्टर ही वहाँ पे जॉब करते हैं। अब उन्होंने हमारे आयुर्वेदिक स्टूडेंट को कहा कि हम पैरा मेडिकल ट्रीटमेंट हम नहीं करने देते हैं, यहाँ पे हम अलाउ नहीं करेंगे। तो एक बीएमएस ग्रेजुएट बड़े हॉस्पिटल में काम करता है, वो आयुर्वेद को ही पैरामेडिकल ट्रीटमेंट बोलता है जो कि मेन स्ट्रीम होती है। तो ये बहुत बदल चुका है। इतना आयुर्वेद आगे आ चुका है, लेकिन फिर भी आयुर्वेद के लोग ही मेन स्ट्रीम नहीं मानते। तो इसलिए कुछ करना पड़ता है। पहले से ही आयुर्वेद अच्छा है, तो हमें कुछ प्रैक्टिकल बातें जो समाज को दिखानी होती है, वो हमें खुद भी दिखानी होती है कि ये आयुर्वेद इतना अच्छी तरह से वर्क करता है। अभी रिसर्च हो रहे हैं अलग अलग प्रकार के। प्रत्यक्ष प्रमाण आज तक बहुत माना जाता है, जैसे कि कोई रिपोर्ट्स हो या कोई इन्वेस्टिगेशन हो, उसमें अगर बदलाव दिखेंगे तो माना जाता है कि अरे दिस ट्रीटमेंट इज वर्किंग। सो उस पे भी आजकल हमें काम करना पड़ेगा। आयुर्वेदिक जो प्रोसीजर है बस्ती से लेके विद्याकर्म अग्निकर्म तक है, सारे प्रोसीजर एक्यूरेसी से हमें आजकल करने पड़ेंगे। जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि किसी बच्चे को एमिकसिन का डोज देना है, कोई एंटीबायोटिक का डोज देना है, तो उसका वेट देखा जाता है, आयु देखी जाती है और उसके हिसाब से एक्यूरेट डोज 5 ml 7.5 ml ऐसा डोज निकाल के दिया जाता है। लेकिन आयुर्वेद में औषधि देते समय, पंचकर्म करते समय एक कॉमन प्रोसीजर फॉलो करते हैं लोग। और उसमें आयुर्वेद में इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आए हैं और वो इस्तेमाल करने के पीछे या वो यूज करने के पीछे नहीं है। तो वोक्टे सर कहते थे कि काम करते जाओ, करते जाओ और वही रिपीट करते जाओ। जो आजकल सर्जन करते हैं कि अलग अलग प्रकार की सर्जरीज करते हैं और उसमें डेवलप करते हैं। तो गोप्टे सर जाने के बाद हमने गोप्टे मेमोरियल फाउंडेशन शुरू किया है और वो कंटिन्यूअसली चालू है। दोपहर 12 से रात 12 बजे तक हम कंटिन्यूअसली पेशेंट देखते हैं, सर के बुक निकाले हैं, अलग अलग पुरस्कार भी देते हैं। और हर साल एक नया टॉपिक जो हमारे प्रैक्टिस में हमें दिखता है और वो हम स्टूडेंट के सामने लाते हैं। जैसे विद्याकर्मा एज इट इज सीरीज भी शुरू की है यूट्यूब पे, वो लोग देखते हैं। पेटेंट शलाका भी बनाई है गुप्ते सर के नाम के ऊपर। तो मैं चंद्र कुमार देशमुख और आप सभी को पता है कि विद्याकर्मा के ऊपर न मम तत् मेरा कुछ नहीं है, ये स्वभाव से वैद्य आरबी गोप्ते सर का विद्याकर्मा मैं स्टूडेंट तक पहुंचाने का काम करता हूँ। आयुर्वेद जो है ऐसे ही सीखा जाता है। आयुर्वेद ऐसे हमें विरासत में मिला है, लेकिन हमें गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखना पड़ता है। तो
मुझे हर जगह से फोन आते हैं, कश्मीर से आते हैं, कन्याकुमारी से आते हैं, कहीं से भी आते हैं कि उनको ये सीखना होता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहता है हर लोगों के व्यक्तियों को कि आप ग्रंथ पढ़ते हो, लेकिन किसी वैद्य के पास, अपने आजू बाजू के वैद्य के पास कॉलेज में होते समय ही अगर आप ज्वाइन करते हो तो होगा क्या उससे, तो आपको वो गुरु सानिध्य, गुरु शिष्य परंपरा का स्पर्श मिल जाएगा। और वो आयुर्वेद के प्रति आस्था, आयुर्वेद के प्रति प्रेम और आयुर्वेद के प्रति रिजल्ट देने के लिए एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएंगी। विद्या कर्म और अग्नि कर्म करते समय जो हम टेंडेंसी रखते हैं कि कोई भी स्थिति हो, जैसे कि ये कोविड के काल में का वीडियो मैंने यहाँ पे डाला है, कोई भी स्थिति हो हम पेशेंट को ना नहीं कहते हैं। जैसे कि हमारे सीनियर लोग सिखाते हैं कि यावत कंठगते प्राणा तावत कर प्रतिक्रिया कदाचित दैव योगेन दुष्टारिष्टोपि जीवति। जब तक आपके मन में भाव हो तो आप किसी को भी ठीक कर सकते हो। हमारा आयुर्वेद पहले से बैड फाउंडेशन में था, अभी हमें गुड फाउंडेशन में लेके जाना है, खुद को भी लेके जाना है। तो इसमें काम में आने वाली जो चिकित्सा है बहुत सारी है, अलग अलग प्रकार की आजकल चिकित्साएं मिलती है। हम अपना फाउंडेशन फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन सकते हैं। केरल में हमारे दो स्टूडेंट है, वो आयुर्वेदिक ऑप्थेल्मोलॉजी करते हैं, सिर्फ अंजन चिकित्सा करते हैं और उन्होंने काफी बड़ा हॉस्पिटल डाला है। कुछ लोग है, हमारा एक स्टूडेंट है नगर में, वो आयुर्वेदिक डेंटिस्ट्री करता है। कुछ लोग इन्फिलिटी के ऊपर काम करते हैं। सारे इसमें विद्या कर्म काम में आता है। तो हमें ये बैड फाउंडेशन से गुड फाउंडेशन जाने तक हमारे गुरु काम करते हैं। जैसे 2 मार्च 2012 में पहली बार मैं वैद्य राघव गुप्ते सर के पास गया था। उसके बाद में 2013 में 1 साल पूरा सीखने के बाद सर ने पहला विद्या कर्म हाथ में दिया था। तो मैं मेरे प्रैक्टिस में करने लगा। 2014 में मुझे समझ में आया कि 1 साल जो मैंने विद्या कर्म किया है वो मेरा गलत ही विद्या कर्म था। तो उसके बाद में जो समर्पण दिया है वो अभी तक चालू है और आगे भी चलते रहेगा। परफेक्शन लाने के लिए आपको समर्पण देना होता है हमेशा। और हम अलग अलग प्रकार से, जैसे सुबह लेक्चर लेते हैं, अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों को सिखाते हैं। मुझे यही कहना है, आजकल जो आयुर्वेद बन चुका है मोस्ट ट्रस्टेड बना है, मोस्ट इफेक्टिव है। सारे अष्टांग में काम कर सकते हो, जैसे विष चिकित्सा में भी आयुर्वेद की चिकित्सा से आप काम कर सकते हो। बाल चिकित्सा, बाल रोग में काम कर सकते हो। जैसे हमारे क्लिनिक में कोई आके देखेगा, डेली कम से कम 300 बच्चे आते हैं, तो कोई पेडियाट्रिशियन से भी ज्यादा चिकित्सा यहाँ होती है। तो हम ऐसे अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, गायनेकोलॉजी में कर सकते हैं, इन्फर्टिलिटी में कर सकते हैं, तो आयुर्वेद चिकित्सा सारे इसमें कर सकते हैं। तो हमें उसकी शिक्षा लेनी होती है और हमें उस पर मास्टरी पाके उसके ऊपर काम करना होता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ अब हमारा गांव कौन सा है, हमारा एज कौन सा है, हम कहाँ से है, ये सारी बातें बाद में आती है, लेकिन शिक्षा और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आजकल आयुर्वेद फास्ट है, इफेक्टिव है, परमानेंट है, इजी है, लोग इसको फॉलो करने लगे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि आयुर्वेद लॉन्ग है, इंस्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आजकल आयुर्वेद के बारे में बहुत लोग जागरूक हुए हैं। आईसीयू में भी हम आयुर्वेद करते हैं और आईसीयू में अलग अलग प्रकार की चिकित्साएं देते हैं और वो रिजल्ट मिलवाते हैं। तो पूरी इंडिया में से आईसीयू में से अलग अलग जगह से फोन आते हैं। आईसीयू की कंडीशन में जो चेंजेस है, हमारे स्टूडेंट जहाँ जहाँ पे है वो गांव में वहाँ पे जाके चिकित्सा करते हैं और आईसीयू में अलग अलग प्रकार के रिजल्ट देते हैं। और आजकल का जो रहता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट, तो ऐसी चिकित्साएं हम करके मॉडर्न के इन्वेस्टिगेशन का उपयोग करके रिजल्ट देते हैं। मुझे यही कहना है, आज का वक्त हमारे पास कम है, इसे थोड़ा फास्ट लूंगा मैं। धी धैर्य आत्माति विज्ञानम मनोदोषोषधम परम। मैं हमेशा ये श्लोक बताता हूँ कि आयुर्वेद चिकित्सा करते समय बुद्धि से डिसाइड करना है, हर एक नॉलेज लेना है। जैसे मैंने कहा कि अमिकासिन देते समय 125 mg देना है या 250 देना है, इतना डेप्थ में सोचा जाता है। तो आयुर्वेदिक हर व्याधि को देखते समय एक्यूरेसी से देखना, उसका निदान अच्छी तरह से देखना, उस पर चिकित्सा का अच्छी तरह से विचार करना, ये हमें करना होता है। धैर्य रखना होता है हमें। हर व्यक्ति को फास्टेस्ट रिजल्ट देने के लिए जो भी हमें तकनीक सीखनी चाहिए वो हमें सीखनी होती है। और उसमें हम सीख के आगे जा सकते हैं। और आत्मादि विज्ञानम,
आत्मादि विज्ञानम हम देख के अलग-अलग प्रकार के विज्ञान देख के हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो एक ही शास्त्र के ऊपर अवलंबन ना होते हुए सारे शास्त्र को पढ़ के हम इस पे आगे जा सकते हैं। विद्या कर्म बहुत इम्पोर्टेंट होता है आयुर्वेद प्रैक्टिस में आजकल। देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि विद्या कर्म और अग्नि कर्म ये चिकित्सा आपको नहीं आएगी तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं चलेगी। लेकिन आजकल जो हमारा कलयुग है या ये फास्ट युग है, इसमें रिजल्ट जो है बहुत मैटर करते हैं। नहीं तो पेशेंट चला जाएगा पेन किलर या एंटीबायोटिक लेने के पीछे जाएगा, वो टिकेगा नहीं। महाराष्ट्र में तो स्थिति अच्छी है, रुग्ण आते हैं और वो वेटिंग पीरियड रहता है, पेशेंट रुकते हैं। लेकिन हमें प्रैक्टिस में कंपटीशन इतना बढ़ा है कि हमें रिजल्ट देना होता है। तो विद्या चिकित्सा जो है रिजल्ट देने के लिए पेशेंट को इनिशियली बहुत काम में आती है। हम संप्रति भंग करेंगे, हम औषधि देंगे, हम पंचकर्म करेंगे, सारा करेंगे। लेकिन पेशेंट को इंस्टेंट रिजल्ट देने के लिए विद्या कर्म जैसी चिकित्सा हमें आजकल नहीं मिलती। एक कथा मैं हमेशा कहता हूँ कि अनंग नाशाय हरस्ते स्थूलम। क्या हुआ था कि मकरध्वज जो है उन्होंने भगवान शंकर का ध्यान भंग किया था और जो शूल त्रिशूल फेंक के मारा था, वो त्रिशूल को देख के डर के व्याकुल होके वो जो मदन था, मकरध्वज था, कामदेव था, उसने भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश किया। अब विष्णु ने भी ओंकार करके उसको बाहर निकाल दिया और वो मदन का जो पांचभौतिक शरीर है भूमि पर गिर गया। वही बाद में शूल को स्वरूप लिया है और वो तभी से वो नोकीली चीजों से डरता है। इसलिए विद्या कर्म त्रासन चिकित्सा जो है शूल में बहुत काम में आता है। अलग अलग प्रकार के ग्रंथ में वर्णन मिलते हैं, शूल वेदना तोदर्ति मर्दन भेद भंजन स्फोट भंग मुंडन बाध। अलग अलग प्रकार के पेन के अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमें ग्रंथ में मिलते हैं। चिकित्सा देखेंगे तो शूल प्रशमनानी, दश अंगमर्द प्रशमनानी, वेदना स्थापनानी ऐसे गण मिलते हैं, लेकिन ये पेन मैनेजमेंट करने के लिए इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो हमें पेशेंट को आज का रिजल्ट देने के लिए कोई ऐसी चिकित्सा की जरूरत होती चाहिए थी जो हमें पेशेंट को जल्दी से रिजल्ट दे पाए। तो इसमें काम में आता है मर्म का ज्ञान। आजकल देख सकते हो आप, फर्स्ट ईयर में मर्म आता है, पीजी में मर्म पढ़ते हैं। मर्म चिकित्सा कुछ लोग करते हैं, कोई व्यक्ति किधर भी दबा के उसको मर्म चिकित्सा बोलता है। कोई ऑथेंटिक भी मर्म चिकित्सा करते हैं। आयुर्वेद छोड़ के बाकी सारे लोग करते हैं। कपिंग आयुर्वेद छोड़ के बाकी सारे लोग करते हैं। तो ये सारा ज्ञान जो है डिस्पर्स हो चुका है, लेकिन एक्यूरेसी और एक्चुअल जो है आयुर्वेद डिग्री होल्डर या स्नातक को ही पता रहता है। मर्म जो रहते हैं हमारे अलग अलग प्रकार के शरीर में मर्म रहते हैं, लेकिन मैं इसमें दो तीन ही श्लोक इसमें बताना चाहूंगा कि मर्म मीन्स क्या है। मैं, मेरा घर, मेरा लाइवलीनेस। तो मेरा जो आइज का लाइवलीनेस है वो आंखों में है, दिखने का आंखों में है, कान है, टंग है, नोज है, ये सारे ऑर्गन जो है ये मर्म के अधीन आते हैं। अब देखिए अगर किसी भी मर्म के ऊपर आघात हो गया तो क्या कहा गया है कि मृत्यु होती है या विकलांगता आती है या कालांतर प्राण से मृत्यु होती है। तो इसे अलग अलग प्रकार से बताया गया है। तो मर्म को हम देखेंगे तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अच्छी तरह से देखेंगे, सोम मारुत तेजस्वी मीन्स कफ वात पित्त रज सत्व तमांसी च। मन के जो दोष गुण है, सत्व रज, ये मन के सत्व रजतम, इसमें से सत्व जो है मन का गुण है, रजतम मन का दोष है। और ये सारे मर्मसु प्रायश भूतात्मा च अवतिष्ठते मीन्स व्यक्ति का जीवितत्व जो है मर्म के यहाँ पे रहता है। मर्मसु अभिहता, इसलिए मर्म पे अगर आघात होता है तो शरीर ही न मीन्स आत्मा यानी आयु खत्म हो जाती। तो ऐसा बताते समय ये तो सारे को लोगों को पता है, मारा तिथि मरमानी ये भी पता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ये श्लोक के या हमारे ग्रंथकार कहना क्या चाहते हैं इसके डेप्थ में जाना चाहिए। तो ऐसी जो शरीर में जगह है जहाँ कफ पित्त वायु सत्वरजतम मन और आत्मा ऐसी अवतिष्ठत है, ऐसे मर्म जो है अलग अलग प्रकार के शरीर में दिए हैं। और उनको वही जो मर्म है हम शरीर का चयापचय क्रिया, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर के अवयव का कर्म, हमारा कर्म करने के लिए एनर्जी का लेन देन करते हैं। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो हमें ये अलग तरह से ये विजन मिलती है। तो इसीलिए अलग अलग प्रकार के मर्मों का रक्षण का हमें वर्णन मिलता है। जैसे मर्म है
हम पुराणों में देखते हैं कि वहां पे मर्म का संरक्षण करने के लिए अलग अलग प्रकार के आभूषण पहने जाते थे। दुर्योधन के बारे में पता है हमें, कर्ण के बारे में, कवच कुंडल के बारे में पता है कि मर्म का रक्षण करने के लिए ही किया था। हमें भीष्म पितामह की कथा भी पता है कि वहां पे उसको शैया पे पड़े थे और दुर्योधन ने पूछा था कि आप ज्ञान दे दो, उन्होंने कहा था कि जो शिखंडी के बाण है वो निकाल लो, और अर्जुन के बाण पहले थे। तो शिखंडी के बाण जो ऐसे बाण थे जो मर्म पे नहीं थे, और अर्जुन के बाण मर्म पे थे। तो ऐसा वहां पे वर्णन आया है हमारे महाभारत के ग्रंथ में। तो तब पुराणों से मर्म का महात्मा था। जैसे भगवान श्री कृष्ण, उनका जो मृत्यु हुई थी तो क्षिप्र मर्म के यहाँ पे आघात होके कालांतर प्राणहर जो मर्म कहा गया है, वहां पे आघात होने के बाद आक्षेपक होके मृत्यु हुई थी। तो जब यादव कुल का नाश हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण को आक्षेपक आ रहे थे और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ऐसे वर्णन हमारे देखने को मिलते हैं। इसका मतलब हमारे जो ग्रंथ में मर्म का वर्णन आया है वो एक्यूरेट है। मारयंती मर्मानी ये एक्यूरेट है, कालांतर प्राणहर मर्म ये एक्यूरेट है, विशल्यग्न मर्म ये एक्यूरेट है। तो मर्म को ऐसे बारे में जो ग्रंथ में दिया है, क्योंकि ग्रंथ आप्त होते हैं और ग्रंथ कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ग्रंथ में बताया गया है कि ऐसे ऐसे यत्र पीड़िते पीड़िते स्पंदते रुच मर्मम, कहीं पे हाथ लगाएंगे या दबाएंगे जो वेदना हो रही है तो उसको मर्म कहा गया है। तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से बताया गया है। जैसे कि ज्वर आया है और मनुष्य की मृत्यु हो रही है, दारुण मोक्ष हो रहा है ज्वर का, तो शंख मर्म प्रदेशी वेदना बताया गया है। किसी को विष बाधा हुई है और विष का वेग आया है और छठवें वेग में जब मृत्यु बताई है, तो तभी भी मर्म प्रदेशी पीड़ा और मर्म प्रदेशी वेदना ऐसा वर्णन आया है। तो ये मर्म यानी जीवित तत्व, यानी कोई जो हमारे शरीर में जीवित तत्व का जो उदाहरण या जीवित तत्व का जो एग्जाम्पल है वो मर्म के अधीन होता है। और जब विद्या कर्म हम करते हैं तो ग्रंथ में ये मर्म के अनुसार ही बताया गया है, मर्म के ऊपर हाथ नहीं लगाया। मैं हमेशा एक बताता हूँ, ऐसे जब हमने विद्या कर्म एज इट इज सीरीज शुरू की थी, तब इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही थी। हमने विद्या कर्म का एपिसोड पहला एक निकाला था। तब ये मर्म के बारे में मुझे कुछ पीएचडी कैंडिडेट ने और एक जो बहुत सीनियर है, 79 ईयर्स के जो वैद्य मुझे आके मिले, और उन्होंने उनका मर्म का पीएचडी का मेरे पास उन्होंने लेखांक दिया था। तो बहुत सारे ऐसे पुराणों में भी रेफरेंस आए हैं। जैसे एक रेफरेंस में कूर्म पुराण में ऐसा रेफरेंस आया है, तो मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि बताया गया है कि परे क्षेत्रे गा दहयंती न च आचक्षित, पर क्षेत्रे गाम दहयंती मीन्स क्या है कि पर क्षेत्र जो है दूसरे के खेत में अगर गाय गौ माता जो अगर खा रही है, चर रही है वहां पे, तो वो किसी को बताना नहीं है। तो बताओगे तो क्या होगा कि वो व्यक्ति आ जाएगा और वो गाय को वहां से निकाल देगा, और उससे की वजह से क्या हो जाएगा, उसका जो पाप है व्यक्ति को लग जाएगा, और वो 7 पीढ़ियों तक पाप चले जाता है। दूसरा बताया गया है वही श्लोक में कि न संवत्सत सूतकी नाम, जो सूतकी व्यक्ति है जिसके घर में कोई मृत्यु हुई है, उसके साथ में उसके घर में सोना नहीं है, क्योंकि उसके जो मृत्यु हुए व्यक्ति का पंचकोश में विलीन हो रहा है, वो दोष लगते हैं। तो उसके घर में सोना नहीं है, उसको सारी मदद करना है, उसको खाने को देना है, लेकिन उसके साथ घर में सोना नहीं है। अगर सो गए तो वो कुल को दोष लगते हैं। उसके बाद में दिया है कंचित मर्मानी संस्पृशत, कोई भी मर्म को स्पर्श नहीं करना है। अगर स्पर्श करोगे तो आपको 7 पीढ़ी तक उसके दोष उत्पन्न होते, ऐसे वर्णन आए हैं। तो जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं और विद्या कर्म के बारे में पढ़ते हैं अलग अलग जगह पे, तो हमें दिखाई देता है कि कोई भी मर्म के ऊपर वेदन कर्म का उल्लेख नहीं मिलता है। मर्म के ऊपर 2 अंगुली, नीचे 2 अंगुली, आधा अंगुली इधर आधा अंगुली उधर, ऐसा देखने को मिलता है। तो इसके बारे में जब सोचते हैं तो हमें इसकी न्यू पता चलती है कि विद्याकर्म इतना डेप्थ में, इतना आईसीयू के पेशेंट में भी कैसे हम काम में लाते हैं, इनफर्टिलिटी में कैसे काम में करते हैं। स्पेशली एंडोक्राइनोलॉजी जो है, कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, हार्मोन के जो डिसऑर्डर रहते हैं, थायराइड से लेके पीसीओडी तक, इंसुलिन से लेके ग्रोथ हार्मोन के रिटार्डेशन तक, ऐसे सारे इसमें विद्याकर्म अगर हम सोच के एक्यूरेसी से काम करेंगे तो अच्छी तरह से हमें काम में आता है। ये कहाँ पढ़ने मिलेगा? शिरा वैद विधि अध्ययन व्याख्यास्याम, अग्निकर्म विधि वैद व्याख्यास्याम, या पूरे संहिता में ये डिस्कस किया हुआ है, सब जगह पे हमें मिलेगा। सुश्रुत संहिता में ज्यादा से ज्यादा इसका उल्लेख है, क्योंकि सुश्रुत रक्त को चौथा दोष मानता था और रक्त के अनुसार चिकित्सा बताता था, और रक्त को पकड़ के ही विद्या कर्म हम करते हैं।
विद्ध कर्म करते समय ये उल्लेख आया है, अष्टविध शस्त्र कर्म में उल्लेख आया है। छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, आरोहण, विस्त्रावन और सीवन। इसमें वेदन जो है विद्ध कर्म यहाँ पे आता है। टू पंक्चर, पंक्चर करना मीन्स अलग प्रकार से वहां पे वेदन करके दोष बाहर निकालना, ये वेदन कर्म का रेफरेंस हमें मिलता है। अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट ग्रंथ में वर्णन किया, जैसे कुठारिका है, व्रीहिमुख है, आरा है, वेतस पत्र है और शुचि है। ये जैसे कुठारिका है, आप देख सकते हो यहाँ पे 9 नंबर पे यहाँ पे लिखा है मैंने, ये कुठारिका जो है आजकल हम वेदन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्रीहिमुख जो है आजकल मैं इस्तेमाल करता हूँ व्रीहिमुख का, वो बहुत अलग अलग जगह पे फायदा होता है। आरा जो शस्त्र है तो वो बहुत अलग तरीके से होता है, उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन सूची जो है अलग अलग प्रकार से वेदन कर्म के लिए काम में आती है। और जो सूची आजकल इस्तेमाल करते हैं, ये 26/2 नंबर की और 24 नंबर की नीडल इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग 23 नंबर की इस्तेमाल करते हैं, कुछ 27 नंबर की नीडल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी तक का एक्सपीरियंस है, देखिए सारा कर चुके हैं। वैद्यराव गोप्टे सर ने अग्निकर्म करते समय हर एक अग्निकर्म के शलाका का कंडक्टिव पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसका अलग अलग प्रकार के प्रकृति के ऊपर वो दोषग्नता, वो कितने देर में गर्म होता है, उसी जगह पे कितना गर्म करना चाहिए, सारी स्टडी हो चुकी है। कौन सी नीडल इस्तेमाल करना है, 18 नंबर से लेके 30 नंबर तक नीडल अलग अलग प्रकार से लैंसेट इस्तेमाल करके सारा देख चुका है। और फाइनल ये डिसाइड किया है कि जो हमारे ग्रंथ में परिमाण आए हैं, वो परिमाण देके ये जो नीडल है आज जो अवेलेबल होती है, यही सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाली होती है। ये करते समय, करने के पहले योगाभ्यास बहुत जरूरी होता है। आजकल योगाभ्यास विद्यार्थी नहीं करते हैं। योग्य विधि जो मैंने एपिसोड 2 में बताया है, जब तक आप ककड़ी को निडल से नहीं चुबाओगे, एप्पल का स्किन निडल से नहीं निकालोगे, अंगूर का स्किन निडल से नहीं निकालोगे, गुड़ चीकू की निडल से विद्ध करके नहीं देखोगे, पीपल का पत्ता लेके उसके ऊपर जो ग्रंथि रहते हैं उसको अग्निकर्मशाला का से जब तक जलाओगे नहीं, जब तक ये सारी योगाभ्यास नहीं करोगे तो इसमें आपको रिजल्ट नहीं आते। अंगुली प्रमाण भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी सीखना होता है कि अलग अलग प्रकार से अंगुली कैसी देखनी चाहिए। इसके बारे में सब जगह पे अवेलेबल है, क्योंकि अर्ध यव, एक यव, अर्धव्रीहि, ये सारे स्थान जो है अलग अलग प्रकार से ग्रंथ में दिए हैं। और ये स्थान के अनुसार जो हमारी निडल है, वो जो है ने एग्जैक्टली 13 की होती है। 11 से 14 तक हमें होना चाहिए। तो 11 नंबर से 12 नंबर तक आजकल हमें ये निडल मिलती है, और यही निडल का इस्तेमाल हम करते हैं। वो करते समय एक्यूरेसी पाने के लिए हमें एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द स्किन जाना होता है। तो स्किन टेढ़ी है, जैसे कि शंख के यहाँ पे अलग स्किन होती है, क्षिप्रमर्म के यहाँ पे अलग होती है, तो हमेशा हमें स्किन को देखे परपेंडिकुलर हमें वेदन कर्म करना होता है। शिरावेद का महत्व सबको पता है, विद्ध कर्म का महत्व, कि जहाँ पे स्नेह स्वेदन मर्दन बंधन विद्ध मर्दन बंधन से या पंचकर्म से रिजल्ट नहीं आता है, तो सम्यक शिरावेदन से रिजल्ट वहां पे आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है कि विद्या अर्ध चिकित्सा होती है, पूर्ण चिकित्सा नहीं होती है। जैसे बस्ती है अर्ध चिकित्सा बताई गई है, पूर्ण चिकित्सा नहीं है, वैसे भी ये होगी, क्योंकि इसके साथ में आपको हेतु हेतु विपरीत चिकित्सा, पेशेंट को पथ्य समझाना, पेशेंट को कुछ डूज एंड डोंट्स में बताना, ये सारा आपको करना होता है। अगर पाचन के लिए भी आपको दवाई चाहिए तो आप दे सकते हो, अगर सामता है तो ये सारी चिकित्सा आपको साथ में करनी होती है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मैं हमेशा बताता हूँ कि ग्रंथ बता क्या रहा है उसको एक बार देखने की कोशिश करिए कीजिए। जैसे अभी यहाँ पे ग्रंथ क्या बता रहा है, यहाँ पे येलो लाइन है, आपने येलो लाइन देखी है पहली, पाद दाह, पाद हर्ष, विसर्प, चिप्प, ये अलग अलग प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। पाद दाह, पाद हर्ष, चिप्प, विसर्प, वात कंटक। तो यहाँ पे देखिएगा विसर्प एक शब्द आया है, और विसर्प शब्द आते समय क्या बताया गया है यहाँ पे, विसर्प ऐसे व्याधि में, विसर्प व्याधि में चिप्रमर्म के ऊपर 2 अंगुली वेदन करना पड़ता है। विसर्प मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के जो हर्पिस सिंप्लेक्स, हर्पिक जोस्टर, ऐसे हमें लक्षण मिलते हैं। तो ऐसे व्याधि में हम वहां पे जलों का तो लगाते हैं, लेकिन क्षिप्रमर्म के ऊपर वेदन कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हो अपची है, अपची मीन्स यहाँ पे गले के यहाँ पे ऐसा प्रकार का ग्रंथि आई है। तो
यहाँ पे क्या करना है, इंद्र वस्त्र मर्म के अधः नीचे 2 अंगुली वेदन कर्म करना है। गलगंड जैसा व्याधि है, गलगंड में थायराइडाइटिस हो गया है, गोइटर हुआ है, तो यहाँ पे उरु मूल, उरु में हमारी जो शक्ति है, हमारी जंगा है, वहां पे जो अंत उरु मूल संस्कृता जो हमें वहां पे पॉइंट आया है, पे वहां पे वेदन कर्म करना है। अपस्मार हुआ है, अपस्मार में क्या है, हनुसंधि मध्यगताम, हनुसंधि के मध्य में हमें अपस्मार में वेदन कर्म करना है। उन्माद हुआ है, उरु अपांग ललाटेशु करना है, नहीं तो शंख केशांत संधि पे करना है। जिह्वा रोग हुआ है तो अधो जिह्वा में करना है। दंत व्याधि हुई तो अधो जिह्वा में करना है। तालु विकार हुए हैं तो तालवे पे करना है। कर्ण विकार हुए हैं तो कर्णयोपरि समन्तात या विदुर मर्म के ऊपर एक उंगली करना है। तो ऐसे ग्रंथ में अलग अलग जगह पे अलग अलग उसके रेफरेंस आए हैं। यही रेफरेंस हमें 100% याद करने। ये 26/आधा नंबर की नीडल है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये वह प्रमाण हमें पता होने चाहिए। चावल हाथ में लेने के बाद ध्यान में आना चाहिए कि कौन से व्यक्ति कहाँ से आया है, और वहां का सबसे बड़ा चावल लेंगे तो हमें समझ में आता है परिणाम। अग्निकर्म के बारे में अलग अलग प्रकार की शलाका आती है। जो गुप्तेश्वर बनाते थे, ये सुवर्ण शलाका है, 14 कैरेट 18 कैरेट की गोल्ड की है, और ये बहुत एक्यूरेसी से बनानी पड़ती है। किसी को चाहिए तो पुणे में मिल जाएगी हमारे यहाँ पे। या आप इसका एक वीडियो डाला है, वो देख के आप बनवा भी सकते हैं। रौप्य शलाका धातु के अनुसार आती है, ताम्र शलाका आती है, वलय शलाका, कांच शलाका आती है नेत्र के ऊपर काम करने वाली। जो कि ये शलाका हमने बनाई है, 6 महीना लगता है इसको बनाने के लिए। सिर्फ प्रतिसरण मात्र से जो असाध्य व्याधि है, ये व्यक्ति को स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, जिसकी वजह से आंख पूरी ड्राई बन जाती है और एक एक मिनट को ड्रॉप डालना पड़ता है। तो मात्र प्रतिसरण से ही हमें रिजल्ट मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के अग्निकर्म के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, मृत्तिका शलाका, हरिद्रा आता है, लोह शलाका है, तो ये हम कलेक्ट करवा सकते हैं। डूज एंड डोंट्स में हमें प्रेग्नेंट इन्फेंट पे नहीं करने होते, मर्म के हम ऊपर हम विद्यकर्म अग्निकर्म नहीं करते हैं। डिटेल में हम पढ़ के ही करेंगे। कैलकुला है, अपेंडिक्स है, माइग्रेन है, इस पे हम आगे पीछे देखते नहीं, इमरजेंसी के हिसाब से वहां पे कर लेते हैं। इन यानी जो चाइनीज में बोला जाता है मीन्स शीत उष्ण, उसके हिसाब से एक्यूपंक्चर ऑब्जर्वेशन आता है। लेकिन आयुर्वेद में बहुत अलग तरीके से इसका वर्णन आया है। तत्र सूक्ष्म शस्त्रम विद्ध अव्यक्तम असृजम सर्वेत, ऐसा वर्णन आया है। तो सूक्ष्म शस्त्र से वेदन करने का हमेशा 64 तोला ही हमें रक्त मोक्षण मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम महास्रोतस में बस्ती करते समय हम निरोह की मात्रा 900 ml तक लेके जाते हैं, लेकिन उत्तर बस्ती करते समय उसकी मात्रा 20 ml तक जाती है। तो स्रोतस छोटा हो गया तो मात्रा छोटी हो गई। इसलिए जैसे नाक के आगे हम वेदन कर्म कर रहे हैं, तो वहां पे मात्रा अलग हो जाएगी रक्त मोक्षण की। दंत पे ऊपर वेदन कर रहे हैं तो वहां पे मात्रा अलग हो जाएगी। तो हर जगह पे जहां जहाँ पे करेंगे डिसीज और दोष दृश्य के अनुसार वहां पे हमें दोष बराबर दिखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये मैं हमेशा बताता हूँ, किसी को अलग लेवल की थिंकिंग करनी है, कोई पीएचडी कर रहा है या कोई एमडी कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये वाक्य है, ध्यान में रखना। क्या बताया गया है कि धमनस्य विशुद्धंति दुष्ट रक्तत्वाचा आशा। अगर हम सीराव्याध करते हैं, सीराव्याध करने के बाद होगा क्या, धमनी का शोधन होगा। तो धमनी मीन्स हृदय से निकलने वाली जो धमन करती है, जो ऑर्गन के पास होते हैं वो धमनी होती है, और जो बहुत दूर होती है वो सीरा होती है। तो सीरा का व्याध करने के बाद ऑर्गन के पास की धमनी का शोधन होता है। शोधन होता है मीन्स वहां के दोष निकल जाते हैं। तो कोई भी ऑर्गन आपको अगर रीजनरेट करना है, कोई भी ऑर्गन आपको रीजनरेट करना है, तो सीरा व्याध का महत्व आता है। क्योंकि रक्त जो है उसका कर्म प्रीणनम जीवनम लेपा स्नेहोदारण पूर्ण है। तो जीवन कर्म यानी रीजनरेशन कर्म ये रक्त का होता है। अगर रक्त में दोष आते हैं तो रीजनरेशन नहीं होगा। इसीलिए ये सिराव्याध का महत्व बहुत ज्यादा आता है। हमें क्या पता होना चाहिए, एनाटॉमी, मर्म, सरफेस एनाटॉमी सारा पता होना चाहिए। क्योंकि इसके बगैर हमें अलग तरीके से समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं हाथ लगा रहा हूँ, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे एनाटॉमी मैंने देखी है। जैसे कि कॉस्टल मार्जिन देखी है, सैक्रल प्रोमोटरी देखा है, पैरास्पाइनल मसल देखे है। तो सरफेस एनाटॉमी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने क्या देखा अभी तक, विद्याकर्म का इंस्ट्रूमेंट देखा है कि नीडल हमें काम में आती है। हमेशा विद्याकर्म और अग्निकर्म बताते समय एक बात मैं हमेशा बताता हूँ। कौन सी बात होती है कि विद्याकर्म एक पॉइंट
ट्रीटमेंट नहीं है, इसका पॉइंट कहाँ है, उसका पॉइंट कहाँ है, कहाँ पे हम वेदन कर्म करें, कैंसर में कहाँ सर विद्ध कर्म करें, हम सब पीसीओडी में कहाँ पे विद्ध कर्म करें। ऐसे डिसीज वाइज पॉइंट सिस्टम विद्ध कर्म नहीं है। हाँ, हालांकि विद्ध कर्म के स्थान निश्चित है कि यहाँ पे वेदन कर्म करना है, जगह बदलती नहीं। लोग क्या करते हैं, हाथ में सुई आ गई तो आरंभ शुरू बहुत होते हैं कि 4-5 एक्स्ट्रा जगह पे विद्ध कर्म करते हैं, डोज देते हैं और अपेक्षा करते हैं तो कहीं तो भी विद्ध कर्म हमारा एक्यूरेट हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा। मिस होता है ये, मैं वही बताना चाहता हूँ कि एक्यूरेसी के पीछे मैं हमेशा बोलता हूँ व्यक्तियों की कि एक्यूरेसी के पीछे जाओ। कहीं पे भी निडल ले लिया और हम विद्या कर्म करते बैठेंगे तो गलत हो जाएगा। गुप्ते सर कहते थे कि 2 mm भी मैटर करता है, इसलिए वर्नियर कैलिपर से हम आदत डालेंगे तो हमें रिजल्ट में आता है। अब हम अगर YouTube खोलते हैं और YouTube पे हम लिखते हैं कि अपेंडिक्टॉमी, हाउ टू डू अपेंडिक्टॉमी, ऐसा लिखेंगे तो एक सारा ऐसे 2-4 वीडियो आते हैं जो फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक गाइड करते हैं। तो हमने वो वीडियो देखी और हमारे पास पेशेंट आया अपेंडिक्स का और हम उसको अपेंडिक्टॉमी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये शल्य कर्म है। शल्य कर्म के लिए योग्य अभ्यास होना चाहिए। शल्य कर्म के लिए आपको कोई शल्य कर्म करते समय वहां असिस्ट करना हो। शल्य कर्म करते समय आप खुद करते समय किसी ज्ञातक व्यक्ति ने वो आपका शल्य कर्म अच्छी तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखना होगा, उसके बाद ही करना हो। देखिएगा, मैं जब गोपती सर के पास सीखने को चले गया था मैं अकेला नहीं था। मेरे पहले हर महीने में 18 लोग बदलते थे और कुछ लोग तो 40 साल से गोपती सर के यहाँ से सीख के चले गए थे, लेकिन कर कोई नहीं रहा था। मिस क्या हो रहा था? क्योंकि वो एक्यूरेसी मिस हो रही, एक्यूरेसी मिस नहीं होना। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पहला जो 2017 से हमने बताना शुरू किया था, 16 से विद्या कर्म क्या है ये हमें फैलाना था। विद्या कर्म तो सबको बताया हमने कि विद्या कर्म क्या क्या है, कैसे काम करता है। अब सेकंड स्टेप शुरू हो चुके हैं कि विद्या कर्म की एक्यूरेसी। मैं हमेशा अभी बता रहा हूँ कि एक्यूरेसी से करो, एक्यूरेसी से करो, ताकि हर एक व्यक्ति एक्यूरेसी के पीछे जाए और वो काम में आ जाए। इस नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप होगी एनर्जी सोर्सेस के ऊपर काम करना। जैसे कि अंगुष्ठ मूल से अगर हम बस्ती का नियंत्रण करवा सकते हैं, क्षिप्र से हम पक्वाशय का नियंत्रण करवा सकते हैं, तो इसमें अलग अलग प्रकार के रिसर्चेस करवाना और उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस ऐड करना, ये अलग नेक्स्ट। तो ये करते समय पहले हम देखेंगे क्षिप्र। अब जैसे मर्म कहाँ पे है? पादस्य अंगुष्ठ अंगुले मध्ये क्षिप्रम नाम तत्र विद्धस्य आक्षेपकनम मरणम। अब पादस्य हस्तस्य अंगुष्ठ अंगुलम मध्ये, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्षिप्र मर्म है क्या? नहीं, यहाँ पे है डॉर्सल एस्पेक्ट पे अंगुष्ठी और अंगुली के मध्य पे यहाँ पे क्षिप्र मर्म है। और क्षिप्र मर्म से ऊपर इष्टा 2 अंगुली, यहाँ पे उसके 2 अंगुली ऊपर अगर हम वेदन कर्म करेंगे तो ही हमें वात रक्त का स्थान मिलता है। क्षिप्र मर्म उपरिष्टा 2 अंगुली वेदे। अब देखिएगा, ये जो पहला जो रेड पॉइंट है वो क्षिप्र है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये पहला जो रेड पॉइंट है कुछ लोग यहाँ पे समझते हैं क्षिप्र मर्म नहीं है। अब देखिए ये होगी ऊपर की बाजू, हमारे नीचे के बाजू से नीचे से मर्म होगा, एकदम मिडल में होगा। तो ये जो है नहीं है, इसके नीचे से है। और उसके ऊपर 2 अंगुली में से ऊपर का रेड जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली क्षिप्र मर्म, जो सेकंड वाला रेड पॉइंट है वो हमारा क्षिप्र मर्म का पॉइंट होगा। क्षिप्र मर्म शरीर में 4 है, अर्धांगुली प्रमाण से है, कालांतर प्राण तत्र विद्ध से आक्षेपक है न मरणम च, वहां पे अगर मार लग गया तो आक्षेपक हो जाएंगे, आक्षेपक में कन्वर्जेंस आएंगे। तो शरीर में ऐसी एक जगह है जहां पे मार लगने के बाद आक्षेपक आते हैं, तो समझ लेना कि ये कितना बड़ा पॉइंट हो। ऐसी जहाँ शरीर में जगह है जहाँ पे आघात होने के बाद आक्षेपक आ रहे हैं। आक्षेपक क्या है? आक्षेपक ये नानात्मज विकार है। आक्षेपक ही नानात्मज विकार है। और नानात्मज विकार जो है वो वायु का है। और इस शरीर में इतना वात अगर बढ़ रहा है, किसी का इतना वात अगर बढ़ रहा है तो समझ लेना कि ये वायु को नियंत्रण करने वाला पॉइंट है। तो ऐसे समय में
ये वायु के बाकी कुछ अवस्था में काम में आता है क्या, ये अगर हम सोचते हैं तो यहाँ पे श्लोक आया है, तत्र पाद दाह पाद हर्ष चिप विसर्प वात शोणित। यहाँ पे देखिएगा विचर्चिका, ऐसे सारे विकार में 2 अंगुली उसके ऊपर अगर हम वेदन कर्म करते हैं तो काम में आता है। ये कैसे अगर करते हैं, अगर हम देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 2 अंगुली वेदन कर्म गुप्तेश्वर कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly, क्षिप्र के ऊपर 2 अंगुली देखिएगा गुप्तेश्वर ने बताया, और वहां पे सर की विद्यार्थिनी वहां पे वेदन कर्म कर रही, तब मैं वहां पे शूटिंग कर रहा था। तो ये एग्जैक्टली exactly काम में होता है। तो अगर हम एक्यूरेसी से देखेंगे तो हम एक्यूरेसी से क्या देखेंगे, यहाँ पे मिस क्या होता है, मिस ये होता है कि पहले पेशेंट की कंडीशन में पेशेंट के अलग अलग प्रकार के पैर होते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे ही देखेंगे कि मैडम की बोर्ड जो है बहुत लंबे है, पेशेंट की उंगली जो है छोटी होती है। तो 2 अंगुली हम पहचानेंगे कैसे, तो पेशेंट की अंगुली देखना है, और जो है ये ऊपर की बाजू हो गई है, ये नीचे से हमें हाथ डाल के हमें देखना होता है कि क्षिप्र मर्म कहाँ है, और उसके एग्जैक्टली ऊपर। तो ये पेशेंट का ना ये उंगली बहुत बड़ी थी इसलिए यहाँ पे क्षिप्र आया। कुछ पेशेंट का यहाँ पे आता है, कुछ पेशेंट का यहाँ पे आता है। तो इस एक्यूरेसी कैसे ढूंढनी है, एक्यूरेसी कैसे ढूंढनी है, तो ये पेशेंट के तलवे को सर हाथ लगाते थे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहूंगा, अब ये देखिएगा ये पॉइंट सर का, ये जो हाथ है, ये हाथ में एक उंगली आगे से दूसरी उंगली नीचे के यहाँ पे क्षिप्र मर्म के ऊपर गई है। तो क्या हुआ है, नीचे के यहाँ पे क्षिप्र मर्म के ऊपर सर ने ये उंगली पे देखा है अंगुष्ठ से, और वो ऊपर से हाथ रखा है, उसके पहले सर ने उसका अंगुली प्रमाण देख चुके हैं। तो ऐसे हमें एग्जैक्टली exactly वहां पे पॉइंट मिल जाएगा हमें। फिर से मैं यहाँ पे दोहराता हूँ कि एक्यूरेसी निकाल के ही काम किया जाता है। जानो संधि के ऊपर ही अधो चतुरंगुले रुद्रसैमी विश्वाचा, ऐसे ये दोनों हाथ और पैर के पॉइंट आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ 4 अंगुली ऊपर और नीचे है। अब देखिएगा यहाँ पे इतनी कॉमन मिस्टेक विद्यार्थी करते हैं, ये हमारा आज का सेशन जो है अलग प्रकार से एज इट इज रखा है हमने, तो सबको पॉइंट पता है, लेकिन मिस्टेक क्या होती है मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ कॉन्डाइल से अगर हम मिडल रेखा खींचते हैं तो हमें 4 अंगुली लेना होता है, और नीचे हमें देखना है तो 4 अंगुली लेना होता है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो हाथ है, अगर मैं खुद देख रहा हूँ तो ये घुमाना, घुमाने से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, वो पॉइंट की जगह बदल जाएगी। तो सेमी फ्लेक्शन, सेमी सुपाइनेशन, सेमी एक्सटेंशन, ऐसी अवस्था में अगर हम 4 अंगुली अगर पेशेंट की देखते हैं तो ही विश्वाची का पॉइंट हमें एग्जैक्टली हमें देखने को मिलता है। रुद्रसी का पॉइंट जादू संधि के ऊपर और नीचे लेते समय 4 अंगुली यहाँ से लेना है एग्जैक्टली। पेशेंट को ऐसे बिठाना है, कभी भी देखिएगा ऐसे बिठाओ, या मेरे क्लिनिक में कभी भी किसी ने देखा होगा, मैं कुर्सी पे बैठता हूँ, पेशेंट स्टूल पे बैठता है, और पेशेंट उसका पैर मेरे कुर्सी के ऊपर रखता है, और जो एंगल मिलता है उससे जो है जानु संधि के ऊपर और नीचे चतुर अंगुल हमें निकालने को इजी आता है। जैसे कि ये जो है सेमी फ्लेक्शन सेमी एक्सटेंशन करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पॉइंट आता है। देखिएगा यहाँ पे कोकटे सर करते समय 4 अंगुली ऊपर और 4 अंगुली नीचे, सेमी फ्लेक्शन और सेमी एक्सटेंशन। जब तक ऐसे नहीं करोगे तब तक हमें वो नहीं मिलते। यहाँ पे देखिएगा 4 अंगुली नीचे एग्जैक्टली exactly, और 4 अंगुली ऊपर वेदन कर्म कर रहे हैं। अब ये जो वेदन कर्म हो रहा है यहाँ पे 4 अंगुली होगा, कौन कौन से व्याधि में करना है मैं बाद में बताऊंगा, कैसे कैसे दोष वहां पे देखने हैं, वहां पे संप्रति कैसे भंग होती है, सारा दिखाऊंगा। शोल्डर पेन में जब हम विधन कर्म करते हैं तो आप यहाँ पे मैं हमेशा बताता हूँ, किसी ने नस्य अध्याय पढ़ा होगा, किसी ने हमने गंडूश विधि अध्याय पढ़ा है, हमने कवल अध्याय पढ़ा है। वो पढ़ते समय किसी का नस्य किया है तो ये गर्दन के ऊपर वहां पे स्कंद तक उसको मर्दन करने को कहा, गंडूश किया है, कवल किया है, तो स्कंद तक यहाँ पे शोल्डर तक हमें मर्दन करने को कहा गया है, मसाज करने को कहा गया है। तो और ये बात है, और दूसरी ये बात है कि छींक हमारे धारणीय वेग है, वहां पे छींक का धारण करते हैं।
तो छींक का धारण करने के बाद मन्या स्तंभ व्याधि बताया गया है। तो छींक का, मन्या का, प्राणवायु का संबंध बहुत होता है। जब रेडिकुलोपैथी होती है तो क्या होता है कि वेदना गर्दन से लेके हाथ तक चले जाते हैं। तो ऐसे समय हमें C4 C5 में डिस्क बल्जिंग मिलता है, कैनल स्टेनोसिस मिलता है, वहां पे डिस्क डिजनरेशन मिलता है, नर्व कॉम्प्रेशन मिलता है, बहुत सारे अलग अलग पैथोलॉजी मिलती है। ये सारे में कैसे विचार करना है, हर एक में विद्या कर्म अग्नि कर्म पहले या विद्या कर्म बाद में, विद्या कर्म करते समय कौन सा विद्या कर्म पहले, ये सारा मैं बाद में बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे देखना है कि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा करते समय जो हमारा ट्रापेजियस मसल के आर्म्स रहते हैं, उसके आर्म के ऊपर जब हम नस्य करने के बाद वहां पे हमें मर्दन बोला जाता है, क्योंकि प्राण वायु का संचरण भी वहां से होता है। तो हमें करते समय दो दो अंगुली हम वहां पे वेदन कर्म करते हैं। वात व्याधिवत उपाचार, वेदन कर्म करने के बाद वात व्याधिवत स्नेहन स्वेदन वहां पे हम कर सकते हैं। जिह्वा रोग है, जिह्वा रोगेशु अधो जिह्वायाम दंत व्याधिषु च। दंत व्याधि है और जिह्वा रोग है, तो ऐसे समय में जीवा अधो जिह्वा पे वेदन कर्म बताया गया है। ये वेदन कर्म होगा डीप लिंगुअल जो हमारी वेन है, ये डीप लिंगुअल वेन के मीडियली 1 mm या 2 mm हम वेदन कर्म करते हैं। गंध अग्रहण नासा रोग है, नासाग्र विद्य। गंध अग्रहण नहीं हो रहा है, नासा रोग हुए हैं, नासा अग्र वेदन कर्म बताया गया है। तो आप देखिएगा नासा के यहाँ पे अंदर लिटिल्स एरिया होता है, वहां पे प्लेक्सस होता है। उसके अगर पीछे अगर संप्राप्ति है तो हमें क्या होता है, पेशेंट में एनोस्मिया जैसे लक्षण मिलते हैं, गंध नहीं आती है। और आगे वाली संप्राप्ति है तो इरिटेशन वगैरह मिलता है। तो जब आगे वाली संप्राप्ति होती है तो ये विद्य कर्म करते हैं, जब पीछे वाली संप्राप्ति है तो वहां पे पिंचिंग करके वेदन कर्म करता है। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है। नासा अर्श है, किसी को कफवात संप्राप्ति है तो वहां पे अग्निकर्म किया जाता है। हम नासा खोल के देखेंगे तो वहां पे हमें अर्श नाजल पॉलिप दिखते हैं। तो भल्ला तक लिया जाता है, भल्ला तक को अगर हम कॉटन लगाएंगे, वो भल्ला तक 1 ड्रॉप तेल लेंगे, और वो जो भल्ला तक का तेल है वो नासा अर्श के ऊपर हम 1 ड्रॉप लगाएंगे तो नासा अर्श चले जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, वो स्किन को टच नहीं होना चाहिए। अगर स्किन को टच होगा तो वो ब्लिस्टर्स उत्पन्न करेगा। बेनिफिशियल, मोस्ट बेनिफिशियल विद्या कर्म जो है अंगुष्ठमूल वेदन कर्म है। तो यहाँ पे सारे लोग भूल जाते हैं, फिर से बताता हूँ। अंग विपर्यास, लेफ्ट को किडनी स्टोन है, राइट को करना है, राइट को किडनी स्टोन है, लेफ्ट को करना है। कहाँ पे करना है, जो हम यहाँ पे लैटरली बताया गया है, मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज करता हूँ। यहाँ पे जो ये सिल्वर रिंग टच होती है, यहाँ पे ये लैटरली है, मीन्स ये ऊपर से एक लाइन खींचेंगे और फर्स्ट फोल्ड है इसका एग्जैक्टली मिडल के पार्ट के ऊपर। कितने लोग मुझे मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि सर हमने अंगुष्ठमूल किया है, हम हमारे पेशेंट को रिजल्ट नहीं आया है। तो मैं उनका फोटो मंगवाता हूँ और वो गलती से यहाँ करना है तो यहाँ करवाते, एंगल पे करवाते, मिस हो जाता है। तो एक्यूरेसी से करोगे तो रिजल्ट आता ही आता है। किडनी स्टोन का पेन एकदम से चले जाता है और पेशेंट बहुत खुश हो जाता है। किडनी स्टोन पेशेंट खुद लेके आते हैं। मेरे पास इतने पेशेंट है जो घर से 12-12 14-14 mm 18 mm की स्टोन लेके आते हैं। तो ये एग्जैक्टली ये पॉइंट है, ये मिस नहीं करते। हनुवित, एडम्स एप्पल का वेदन करवा बोलते हैं। ये चोष, गल विकार, गिलायु, जिह्वा विकार, टॉन्सिल के विकार, टॉन्सिलाइटिस, ये सारे विकार में हमें काम में आता है। स्वर भेद में भी काम में आता है। ये एडम्स एप्पल के ऊपर, ये जो हमारे वीने के ना यहाँ पे करते हैं। एब्डोमल पेन है, जो मैकबर्निस पॉइंट है वहां पे अर्धव्री वेदन कर्म किया जाता है। दूसरे एब्डोमिनल पेन जो होते हैं, एब्डोमिनल अम्बिलिकस के नीचे 4 अंगुली हम वहां पे वेदन कर्म करते हैं। एग्जैक्टली अम्बिलिकस के नीचे 4 अंगुली वेदन कर्म होगा। कौन कौन सी डिसीज में कहाँ करना है मैं डिटेल में बताऊंगा। हमने माउथ का वेदन कर्म देखा, टूथ पेन का वेदन कर्म देखेंगे। तो दंतशूल में दंत मांसनी वेदित ऐसा है, जो दांत दुख रहा है उसके बेस के ऊपर हमें वेदन कर्म करना है, दंत मांस के ऊपर करना है। इन एपल में नहीं करना है, दंत मांस के ऊपर करना है। तो ये वेदन कर्म से पेशेंट का वेदना कम हो जाती है, तुरंत कम हो जाती है। तो यहाँ पे मिस्टेक कॉमन क्या होती है, आपको अगर ट्राइजेमिनल नर्व कहाँ से जाती है
यहाँ से ट्राइजेमिनल नर्व ऊपर से जाती है, और ट्राइजेमिनल नर्व के अगर ब्रांचेस नहीं पता है आपको, जिसको डेंटिस्ट नर्व नर्व कहते हैं, सेकंड ब्रांच को, अगर उसको आपने पंक्चर कर लिया तो आप ट्राइजेमिनल न्यूरalgia आप इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये करते समय आपको ज्ञान लेना ही है, ट्राइजेमिनल नर्व कहाँ से आती है, कहाँ सप्लाई होती है, कौन से विजडम टूथ है, कौन से नॉर्मल टूथ है, कौन से कैनाइन्स है, वहां पे कौन सी नर्व आती है, और वो कहाँ से जाती है। जब तक एनाटॉमी पता नहीं होती तब तक अगर रैंडम करोगे 10 में से 2 लोगों का आप ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज 100% करोगे। ये इतने सारे विद्यार्थियों का मुझे एक्सपीरियंस है। तो जब तक आपको करना है उसकी पहले की नर्व नर्व की पैथोलॉजी सारी देखोगे तो ही आपको फायदा होगा। अग्निकर्म करते समय दंत या अस्थि है, उसके ऊपर हम मोम रखते हैं, क्योंकि क्षौद्र तैल गुड़ स्नेहा संधि अस्थि नाम ऐसे बताया गया है। तो वहां पे मोम रख के उसके ऊपर हम अग्निकर्म करते हैं, और वो दंत शूल कम हो जाता है कफवात तक। लाक्षा से अग्निकर्म करते हैं, लाक्षा लगाने के बाद वहां से पूरी तरह से वो जो डेंटल कैरेज है वो भर जाती है। इतना सही काम होता है, पेशेंट को एक एक दो दो साल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये करना बाधिवीय में बहुत काम में आता है। छोटे छोटे बच्चों के जो कॉकलियर इम्प्लांट होते हैं, कॉकलियर इम्प्लांट अगर आपको बचाने हैं तो विधुर मर्म के ऊपर वाला 1 अंगुली वाला वेदन कर्म काम में आता है। ये जो है कर्णयो ऊपरी समन्तात, मैं श्लोक को ज्यादा याद करने को कहता हूँ, क्योंकि कर्णयो ऊपरी समन्तात, यहाँ पे जो रक्त दिख रहा है सर के हाथ के नीचे वो, और ये जो है विदुर मर्म के ऊपर केशांत संधि के ऊपर आया है। तो एग्जैक्टली ये हमें काम में आते हैं कर्ण बाधिरे में। पेनिस हमारा इनफर्टिलिटी का सक्सेस रेट क्यों जाता है, क्योंकि ये विद्या कर्म के ऊपर आजकल मेल इनफर्टिलिटी ज्यादा मिलती है। तो एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, उसके बाद में वेरिकोसील, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अर्ली इजैकुलेशन, ये सारे इनफर्टिलिटी के आजकल रीजन मिलते हैं, और मेल इनफर्टिलिटी आजकल 60% मिलती है। तो स्पर्म काउंट बढ़ाना, मोटिलिटी बढ़ाना, ये इसमें सारे लोग विरेचन देते बैठते उत्तर बस्ती करते हैं, लेकिन हम वेदन कर्म करके पेशेंट को 15-20 दिन में रिजल्ट देते हैं। ये जगह होती है वेदन कर्म। आजकल मानस विकार में हम काफी वेदन कर्म करते हैं। रोज 300 से 400 बच्चे के ऊपर हम एक्यूरेसी से वेदन कर्म करते हैं। तो कुछ मानस विकार के बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये बच्ची है छोटी सी, सेरेब्रल एट्रोफी, सेरेब्रल पाल्सी की बच्ची रहती है। उसमें हम ग्रंथ में जो आया है, भ्रूमध्य शंख, शंख भ्रूमध्य, उरो अपांग ललाटेशु और चार क्षिप्र, ललाटे ललाटे कपोल प्रदेशे, विदुर मर्म के ऊपर 1 अंगुली, ब्रह्मरंध्रे, नासा अग्रे, उपनासिका, ऐसे सारे विद्याकर्म इन बच्चों में काम में आते हैं। तो बच्चे स्टैंडिंग विद सपोर्ट शुरू हो जाती है। जो कहीं चलेगी नहीं ऐसा कहा था वो चलना शुरू करती है। स्टैंड वॉकिंग विदाउट सपोर्ट आना शुरू करती है। उसके बाद में पेरेंट की कमांड फॉलो करना शुरू करती है, डांसिंग शुरू करते हैं, स्कूलिंग शुरू हो जाती है बच्चे की, राइटिंग शुरू हो जाती है, हैंड राइटिंग सुधरना शुरू हो जाती है। जो बच्चे चलेंगे नहीं ऐसा कहता है उनको सोशली शुरू हो जाती है, और वो बच्चे आगे जाके डेवलप होते हैं। 1-2 साल की प्रोसीजर है। अभी श्लोक बोलनी शुरू की थी, याद करने लगी थी। जो बच्ची कहीं नहीं जाएगी, कुछ नहीं करेगी, वैसे पड़ी रहेगी जो कहा था, वो बच्चे आगे जाके काम में करते हैं। ऑटिज्म रहता है, बहुत चिल्लाने वाले अलग अलग बच्चे मिलते हैं, और वो विद्याकर्मा से स्टेबल होने हमें दिखते हैं अलग अलग प्रकार से स्कूल में जाने तक। अभी तक 1,000 से भी ऊपर ज्यादा ऑटिज्म और सीपी के बच्चे हमने कंप्लीट क्योर करके नॉर्मल स्कूल में शिफ्ट किए। तो ये आयुर्वेद के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास एमबीबीएस पेडियाट्रिशियन भी बच्चे ऑटिज्म और सीपी के बच्चे भेजते हैं, और उनको भी पता है और उनको फॉलो करते हैं। सीपी जैसे केसेस से जो कि वेरी गुड शरण्या, थोड़ा भी चल नहीं सकते थे, वो चलना, बातें करना, ये सारी बातें हमें विद्या कर्म की एक्यूरेसी से मिलती है। कलर आइडेंटिफिकेशन, आंखों की विद्या, मानस विकार की विद्या, ये सारा हमें अलग अलग प्रकार से जब करेंगे तो हमें रिजल्ट में आते हैं। नेत्र विकार के बारे में हमेशा बताता हूँ कि देखिएगा, उपनासिका ललाट अपान बताया गया है, और बाद में बताया गया है कि अपान उपनासिका ललाट। इतने समय में एक ही व्याधि में अलग अलग प्रकार से विधन कर्म बताए गए हैं। पुयालस में अलग बताया गया है, अन्यतवात में सीक्वेंस अलग अलग बताए गए हैं। ये सारे हमें याद करने हैं, तभी हम नेत्र के ऊपर हम वेदन कर्म कर सकते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा कि कोविद
कहीं पे भी विद्या कर्म करना ऐसे की करते हैं और रिजल्ट नहीं आते। ग्लूकोमा है, नेत्र के डायबिटिक रेटिनोपैथी है, आजकल इतना बड़ा हुआ है, कोई अगर व्यक्ति सिर्फ डायबिटिक रेटिनोपैथी लेके बैठेगा तो मेरी गारंटी है उसको कि वो उसको इंडिया से बाहर से पेशेंट आ जाएंगे, इतना हम रिजल्ट अच्छे से दे सकते हैं। हमारे पास आते हैं, हम करते हैं। तो अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि वो छोटे छोटे नेत्रगत विकार होते हैं, जैसे कि सब कंजक्टिवल हिमोरेज है, और पेशेंट में हिमोरेज हो चुका है, कुछ वहां पे बदलाव नहीं आते हैं, तो सिंपल जो विधन कर्म रहते हैं हमारे, भ्रू मध्य, अपांग, भ्रूपुच्छ, पटल के अनुसार रहेगा, दोषों के मंडल के अनुसार रहेगा। अगर हम वो एक बार याद कर लेते हैं तो हमें एक्यूरेसी सीखने में इजी हो जाता है। तो भ्रू मध्य या अपांग संधि के ऊपर एक अंगुली, और भ्रूपुच्छ जिसको अपांगे भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये एक्यूरेसी से करेंगे तो 2-3 दिन में पेशेंट की आंखें ठीक होने को दिखती है। ये डॉक्टर के पिताजी थे, और इनको अर्जुन हुआ था, और एक शाम तक उनको इतना हमने ठीक किया। तो इतने सारे अच्छी तरह से हमें मिलते हैं। एक छोटी बच्ची थी, तो बच्ची आई हमारे पास, और उन उसको हमने शुरू किया चिकित्सा। तो उसको दिखाई नहीं दिया था, अनअपथैलेमस था, आंखें डेवलप नहीं हो चुकी थी। तो उसके पिताजी ने कहा जब विद्या कर्म शुरू किया कि वो लाइट को फॉलो करने लगी है। तो ऐसे समय में वो बच्चे को हमने विद्या कर्म शुरू किया, पटल के हिसाब से चारों पटल के अल्टरनेट अल्टरनेट वीकेंड पे किया था। तो वहां पे उसने फिंगर काउंटिंग शुरू किया था, और उसको फिंगर दिखना शुरू हो चुका था। और कंप्लीट ट्रीटमेंट जब हुई, जब वो घर में छोटे छोटे सुई नीचे गिरी हुई उठा के पिताजी को ला के दे रही थी। तो ये सारी हमें चिकित्साएं मिलती है। जैसे कि ये पेशेंट है, ये पेशेंट ने मुझे पूरे पुणे में फेमस किया था। लैग ऑफ थैलेमस की केस है, टोसिस है, विजन लॉस है। ये पेशेंट को हम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट वही भ्रू मध्य अपांग शंकर, भ्रू मध्य अपांग भ्रूपुच्छ, भ्रू मध्य अपांग उपनासिका, भ्रू मध्य भ्रूपुच्छ उपनासिका, उपनासिका भ्रूपुच्छ भ्रू मध्य, उपनासिका भ्रूपुच्छ अपांग भ्रू, उपनासिका अपांग भ्रूपुच्छ, और उपनासिका अपांग भ्रू मध्य, ऐसे मंडल के हिसाब से हम वेदन कर्म लेते हैं। और हम रेटिना तक पहुंच सकते हैं, और रेटिना की ब्लीडिंग जो है वो हम पेशेंट की नील कर सकते हैं 7 दिन में, अगर हमें एक्यूरेसी पता चलेगा। तालु के विद्ध होते हैं, ये बेल्स पाल्सी के पेशेंट होते हैं, बेल्स पाल्सी की तो 5 से 6 दिन में हमें रिजल्ट आते हैं पेशेंट। हम वेदन कर्म करते समय जो नेत्र के मंडल है उसके साथ हमें जो मैस्टिकेशन के मसल्स है, वो उनके मसल के इंसर्शन और ओरिजिन का हम इस्तेमाल करके हम वेदन कर्म करते हैं। तो कोई भी अर्दित जो है, नया अर्दित है, 6 दिन के ऊपर नहीं जाता है, इतनी हम गारंटी दे सकते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों का हमारे विद्यार्थियों ने किया है। तो ये हो गया विद्या कर्म एज इट इज के बारे में। मुझे लगता है हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ। अग्निकर्म करते समय हमें रूट के हिसाब से लेना होता है। अग्निकर्म करते समय आप सब देख सकते हो कि कॉस्मेटिक अग्निकर्म किया जाता है। तो अग्निकर्म को डिवाइड करते समय 5 प्रकार से मैं डिवाइड करता हूँ। पहले 3 प्रकार मैं आज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कि पहले कॉस्मेटिक अग्निकर्म, कोई मस आया है, कोई आपको वार्ड दिखी है, कोई कॉर्न हुआ है, तो रेड हॉट शलाका करके पूरा शलाका से वो जला देना। और अगर हम वो जलाते हैं तो वो व्याधि चले जाएगा। जैसे कॉर्न है, चेहरे पे अगर मस्से है, कोई दाग है, कोई कुष्ठ है, तो ये हो गया कॉस्मेटिक अग्निकर्म। इसमें ज्यादा मजा नहीं है। दूसरा है अग्निकर्मा, हम करते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। पेन मैनेजमेंट के लिए कैसा होगा, जहाँ पे पेन है वहां पे अग्निकर्म करना है। अग्निकर्म करते समय आप लोहशला का इस्तेमाल करो, आप ताम्रशला का इस्तेमाल करो, आप सुवर्णशला का इस्तेमाल करो, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप व्यक्ति के अनुसार कहाँ पे करना है, आपको व्यक्ति की स्किन के ऊपर कितना अग्निकर्म करना है, उसके हिसाब से आप अग्निकर्म शला का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तीसरा जो अग्निकर्म है मैं अभी बता रहा हूँ, ये अग्नि न क्रियते कर्म इति अग्निकर्म। मोमबत्ती है, अग्नि है, अग्नि से कर्म कर रहे थे, अग्निकर्म है। और ये यहाँ पे शूर्ण शलाका से किया हुआ जो अग्निकर्म है, ये हमें एनाटॉमिकल करेक्शन में काम में आता है। अब यहाँ पे हम चटका देते हैं, चुट चुट चटका कर, देखिए एक ही अग्निकर्म होगा, लेकिन पेशेंट का दर्द 5 मिनट के लिए कम हो जाएगा, लेकिन फिर से कल दर्द होगा, क्योंकि उसकी एनाटॉमी का करेक्शन नहीं हुआ है, उसका डिस्क बल्जिंग कम नहीं हुआ है, उसका कैनास्टिनोसिस कम नहीं हुआ है। तो आपको ये कम करने के लिए सुवर्ण शलाका का अग्निकर्म ही काम में आता है, बाकी कोई अग्निकर्म यहाँ पे काम नहीं आता। पेन मैनेजमेंट के लिए आप लोह शलाका, ताम्र शलाका इस्तेमाल कर सकते हो, पेशेंट के पीठ के ऊपर चट चट आवाज ला सकते हो,
पेशेंट को 1-2 मिनट के लिए या 1 दिन के लिए ठीक लगेगा। लेकिन अगर आपको पेशेंट के एनाटॉमी का करेक्शन करना है, डिस्क बल्जिंग करना है कम, आपको नर्व कॉम्प्रेशन कम करना है, तो सुवर्ण शलाका का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पैरास्पाइनल मसल से एनाटॉमी पढ़नी है, पैरास्पाइनल मसल से पैरास्पाइनल के मसल के बाजू में जो हमें नर्व के लिए गैप मिलता है, क्योंकि स्पाइन होता है पीछे, वर्टिब्रा का स्पाइन पीछे होता है, पीछे डिस्क नहीं होती है, डिस्क आगे होती है और स्पाइन पीछे होता है। और स्पाइनस पैरास्पाइनल जो मसल्स होते हैं स्पाइन को अटैच होके दो स्पाइन के नीचे से, वो अगर कम से कम जो है वो डिस्क की लेवल 15 mm होती है, और वो डिजेनरेट होके 4-5 mm तक ही कम होती है, उसके नीचे कम नहीं होती है। और वहाँ नर्व कॉम्प्रेशन होने के बाद वो हमें वहाँ पे जो जगह मिलती है वो 4 mm की होती है। इसीलिए सुवर्ण शलाका का एक्यूरेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सुवर्ण शलाका आपकी एक्यूरेट नहीं है तो आपको स्पाइन के रिजल्ट नहीं आएंगे। तो वहां पे सूर्य शलाका का एंड जो है 4 mm, वो पैरास्पाइनल मसल के जहां पे हमें गैप मिलता है वहां पे करेंगे। तो अग्नि ही द्रव्याश्रय न दहती, अग्नि जो द्रव्य के आश्रय से दहन कर्म करेगा और बराबर स्पाइन के नर्व के ऊपर वो अग्नि पास होके वहां से आपको न्यूराइटिस कम होगा, डिसबल्जिंग कम होगा, वहां से जो लिगामेंट पे लिगामेंट फ्लेवम पे पेन आया है वहां से लेके हमें डिस्क बल्जिंग तक सारे विकारों में हमें वहां से एक्सेस मिल जाता है। और पेशेंट जो है तुरंत 1-2 दिन में हमें कंप्लीटली बड़ा अच्छा हुआ दिखाई देता है। बाकी जो अग्निकर्म है अत्यग्रशूल दहेत ऐसा करते हैं जैसे घुटने के ऊपर है, यहाँ पे अग्निकर्म करते समय पेन मैनेजमेंट के लिए अलग अग्निकर्म होगा। और डिसीज मैनेजमेंट जैसे कि यहाँ पे एसीएल टूट चुका है, लैटरल लिगामेंट टूट चुके हैं, मिनिस्कस टीयर हो चुके हैं, डिजेनरेटेड हो गए मिनिस्कस, तो ये दोनों अग्निकर्म अलग अलग रहेंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ पेन मैनेजमेंट का अग्निकर्म हो रहा है, अत्यग्रशूल दहेज जहाँ पे पेन है वहां पे अग्निकर्म हो रहा है और वो दर्द कम हो जाएगा। लेकिन आपको लिगामेंट के ऊपर करना है, आपको मिनिस्कस रिपेयर करना है, आपको नी जॉइंट को रिपेयर करना है, तो उसमें आपको विद्यकर्मा का सहारा लेना होगा, वो कभी मैं बाद में बताऊंगा। मृतिका शलाका से अग्निकर्म करते हैं। अब स्पर जब पैर में आता है कैल्किनस पर, तो कुछ लोग लोह शलाका से अग्निकर्म करते हैं, ताम्र से करते हैं। लेकिन ग्रंथ पागल नहीं है कि ग्रंथ में अलग अलग प्रकार के उपकरण आए हैं। जैसे कि गोदंत शरशला त्वगता नाम, पिप्पल या शकृत गोदंत शरशला त्वगता नाम, इतर लोहा मांसगता नाम, क्षौत्र तैल गुड़ स्नेह संधि अस्थिगता नाम। तो ग्रंथ ने गामित्व दिया है, हर जगह पे अलग अलग से दिया है। इतर लोहा मांसगता नाम, इतर लोह कौन से, स्वर्ण रजत ताम्र नागवंग, तो इतना ग्रंथ ने बताया है। तो ग्रंथ पागल नहीं है, तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग अग्निकर्म हम देखेंगे। जैसे शर्मा सर ने 1995 में अग्निकर्म का पहला साइंटिफिक प्रेजेंटेशन किया था। तो उन्होंने तभी बताया था कि हर एक मेटल का कंडक्शन जो है अलग है, हर एक मेटल का हीट रेजिस्टेंस का पावर अलग है, हर एक मेटल का हीट स्टोरेज का पावर अलग अलग है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आपको अलग अलग न्यूराइटिस पे करना है तो रजत शलाका, आपको कॉर्न के ऊपर करना है तो लोह शलाका, अगर ताम्र शलाका से कॉर्न जलाओगे, जैसे कि ताम्र शलाका से कॉर्न जलाओगे तो क्या होगा, रिकरेंट होगा पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति का, कफवात वाले व्यक्ति का रिकरेंट नहीं होगा। चौदह तैल गुड़ा संधि अस्थिगत ना, फ्रोजन शेल्डर हुआ है और वहां पे आप ताम्र शलाका से चट चट कर रहे हो तो आप नीम हकीम खतरे जान हो रहे हो, वहां पे गुड़ का अग्निकर्म बताया गया है। तो ग्रंथ निकाल के देखना है और अलग अलग प्रकार के अग्निकर्म का पढ़ाई करेंगे तो हमें समझ में आता है। अब गुड़ का अग्निकर्म करने के बाद पेशेंट को तुरंत बदलाव दिखते हैं। हर्निया का अग्निकर्म है, हर्निया का शलाका है, हर्निया की शलाका लेने के बाद उसको गर्म करनी है और वहां पे अग्निकर्म करना है। हर्निया रिडक्शन करके, ये अम्बिलिकल हर्निया पे काम में आता है, इंग्वाइनल हर्निया पे काम में आता है। लेकिन अगर डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है तो आपको सर्जरी के लिए भेजना है, अगर इनडायरेक्ट रिड्यूसिबल हर्निया है तो ही अग्निकर्म का फायदा होता है। कॉस्मेटिक अग्निकर्म है, कॉस्मेटिक अग्निकर्म से सिंपल है, सीधा मस्त निकाल देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो गांव के नाई भी करवाता है, सलून वाला व्यक्ति भी करवाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी करवा सकता है। जॉन्डिस है, जॉन्डिस में कामला में अग्निकर्म हम करवाते हैं, तो इसको हरिद्रा का हल कुंड का अग्निकर्म कहते हैं, तो दोष देख के किया जाता है।
वो राइट एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स होता है, वहां पे ही अग्निकर्म किया जाता है। हरी तरह गर्म करके उसको एग्जैक्टली राइट एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स है, वहां पे उसका अग्निकर्म दहन कर्म किया जाता है। इससे एक्यूरेसी से होगा तो 2-2 बिलीरुबिन पर डे पर अग्निकर्म हमें कम दिखता है, और पेशेंट की इमरजेंसी हम पोस्टपोन कर सकते हैं। सेम ट्रीटमेंट डिफरेंट ट्रीटिंग टकले के बारे में बहुत लोग हमारे पास आते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो टकला था, आया था एमपीसी का, उसको विद्य कर्म किया, अलग अलग प्रकार से किया तो बढ़ा। तो एलोपेशिया एरियाटा के पेशेंट आते हैं, कहीं कहीं दूर से आते हैं। मेरे पास यूएस के पेशेंट है, कुछ एलोपेशिया एरियाटा के लिए आते हैं। ये 2 लंदन के पेशेंट है, इंडिया के कोने कोने से आते हैं, और उनमें रिजल्ट देते हैं। तो ये एक्यूरेसी से होता है, कहीं पे भी विद्याकर्म से नहीं मिलता। ये जो एक्यूरेसी है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली। इसकी एनाटॉमी है, मैंने यूट्यूब पे एग्जैक्टली पॉइंट कैसे निकालना है विद्याकर्म एज इट इज सीरीज में बालों की विद्याकर्म के बारे में वहां पे बताया है। किसी को बालों की विद्याकर्म अगर सटीक से सीखना है तो वहां पे मैंने डिटेल में बताया है, वो आप यूट्यूब पे विद्याकर्म एज इट इज में जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा पंकज है यवतमाळ का, उसने ये बुढ़ी के बाल लाए थे। तो हम भी क्या, शिष्यातीत पराजन थोड़ी रहता है। तो अलग अलग फिल्म स्टार है ये सारे लोग, इनके ऊपर हम विद्या कर्म प्रचार कर्म करते हैं। हमारा एम एक ही है, सारे विद्यार्थियों को सिखाना, और ये विद्या कर्म को आयुर्वेद की प्रैक्टिस बढ़ावा के लिए काम में लाना। थैंक यू।